हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th की बायोलॉजी की आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर 7 जैव विकास स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा सूक्ष्म जीवों से फिर विशालतम जीवों की रचना कैसे हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम ही है जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो आइए देख लेते हैं कि ये क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही जैव विकास या उद विकास कहा जाता है। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ है। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत कौन कौन से हैं। मतलब कई वैज्ञानिकों ने ये खोज करने की कोशिश की कि आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक तरीके से एक अपना अपना मत दिया कि ये हो सकता है इस प्रकार से हो। तो इसमें पहला है विशिष्ट सृष्टिवाद, दूसरा है स्वतः जननवाद, तीसरा जीव जननवाद और चौथा है ब्रह्मांडवाद। इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, केवल समझना है। एक बार आप समझ जाएंगे तो इसे आप आराम से लिख लेंगे। देखिए, विशिष्ट सृष्टिवाद क्या है। तो इस मत का समर्थन अधिकतर स्पेन के जो पादरी समुदाय थे, तो एक पादरी थे, उनका नाम था फादर सिरोज। तो उन्होंने इस मत का सर्वाधिक समर्थन किया था। इस मत के अनुसार जीव की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति द्वारा हुई है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति दैवी शक्ति द्वारा हुई है। ठीक है, विशिष्ट सृष्टिवाद जो है इसके अनुसार पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति के कारण हुई है। ठीक, दूसरा आ रहे हैं हम स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद क्या है। इसमें जो जीवों की उत्पत्ति है वो या तो स्वयं ही हुई है या पहले से उपस्थित निर्जीव पदार्थों से हुई है। इस मत का समर्थन करने वालों में मुख्य थे अरस्तु। तो अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से अपने आप ही हुआ है, और जब निर्जीव पदार्थ से एक नया जीव बन जाता है तो वो जीव स्वतः ही जनन करके अपने संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, और एक साइंटिस्ट और हुए थे, उनका नाम है वॉन हेलमंट। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था कि पसीने से भीगी हुई गंदी कमीज को गेहूं के दानों में दबा के रख देने से उनमें स्वतः ही 21 दिन के बाद चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य वैज्ञानिक थे, जैसे कि थेल्स, एम्पिडोकल्स और जीनोफेंस। तो इन्होंने कहा कि तालाबों की कीचड़ से मछलियाँ उत्पन्न हुई, मेढक, कछुए, घड़ियाल कूड़े करकट से उत्पन्न हुए और गोबर से कीड़े मकोड़े आदि की उत्पत्ति हुई। ठीक है,
तो इनका ये स्वतः जननवाद में ये मुख्य रूप से वैज्ञानिक थे या विचारक कह सकते हैं इनको। तीसरा है जीव जननवाद। इस मत के अनुसार जीवों का जन्म पहले से ही विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत अत्यंत प्रसिद्ध प्रयोग जो था वो है फ्रांसिस्को रेड्डी का। एक साइंटिस्ट हुए थे फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया था कि उन्होंने कुछ जार लिए थे और उस जार में उन्होंने पकी हुई मछलियों को रख दिया था। ठीक है, तो इन्होंने कुछ जार लिया था और उसमें पकी हुई मछलियों को रख दिया था। तो एक जार का मुख जो है खुला हुआ था। ठीक, एक जार का मुख उन्होंने खुला रख दिया था। एक जार को मलमल के कपड़े से बांध दिया था और तीसरा जो जार था उसको उन्होंने परचमेंट के पेपर से बांधा हुआ था। तो कुछ दिन बाद उन्होंने जब इसको देखा तो जो पहला जार था जो खुला हुआ था उसमें उन्हें मछली के अंडाणु दिखाई दिए, मछली के डिंबक दिखाई दिए, लेकिन दूसरे और तीसरे जार में मछली नहीं मक्खी के, ठीक है, मक्खी के अंडाणु या डिंबक दिखाई दिए, लेकिन दूसरे और तीसरे जार में मक्खियों का कोई भी ना अंडाणु दिखाई दिया और ना ही कोई भी डिंबक वगैरह या मक्खियाँ नहीं उत्पन्न हुई थी, क्योंकि ये सब बंधे हुए थे। तो इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि नई मक्खियों का जन्म पहले से उपस्थित मक्खियों के अंडों द्वारा ही संभव है। ठीक है, और दूसरे हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने शक्कर और यीस्ट के पानी का घोल बनाकर उबाला, जिससे कि उसमें उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो गए। इस प्रकार तैयार घोल को उन्होंने 2 प्रकार के फ्लास्क में रखा। ठीक है, 2 प्रकार के फ्लास्क में रखा और एक फ्लास्क की गर्दन उन्होंने बिल्कुल एस शेप्ड में मोड़ दी, गर्म करके एस शेप्ड में मोड़ दी, और दूसरे फ्लास्क का गर्दन उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि एस आकार के गर्दन वाले फ्लास्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि टूटी गर्दन वाले फ्लास्क के घोल के ऊपर जीवों का समूह इकट्ठा हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि गर्दन टूटे फ्लास्क में अशुद्ध हवा पहुंच गई थी। जो टूटा वाला फ्लास्क है इसमें अशुद्ध हवा पहुंच गई थी और अशुद्ध हवा के साथ अन्य जीवाणु भी इस घोल में पहुंच गए थे, जबकि जो एस शेप्ड वाला था इसमें पहुंचने में उनको समय लगा या अशुद्ध हवा के साथ अन्य जीवाणु जो हैं यहाँ तक पहुंच नहीं पाए फ्लास्क के घोल तक, तो इसमें जीवाणुओं का निर्माण नहीं हुआ, या फिर कह सकते हैं कि जीवों का निर्माण नहीं हुआ। चौथा है ब्रह्मांडवाद। तो इस मत में जीवन की अनंत कालता का वर्णन किया गया है। इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन बीजाणु जैसे कॉस्मोजोआ, पेनस्पर्म आदि कणों के रूप में तथा जीवन की अनुकूल अवस्थाओं को मिलाने पर जीव में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन जो है बीजाणु, कॉस्मोजोआ, पेनस्पर्म या अन्य कणों के रूप में आया तथा जीवन की अनुकूल अवस्थाओं के मिलते ही यह स्पोर जीव में परिवर्तित हो गया।
नेक्स्ट है ओपेरन का सिद्धांत या प्रकृतिवाद या ओपेरन हॉल्डेन सिद्धांत। तो इसके अनुसार भी जीवों की उत्पत्ति के अनेक मत हैं। इस मत का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन द्वारा किया गया था। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के लिए पदार्थवाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया था। और ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी जो है अपने शुरुआती स्टेज में एक आग की गोली जैसी थी और धीरे धीरे वो अनेक भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के कारण और ठंडी होती गई, और जिससे कि जब ठंडी हो गई तो उसमें अनेक ही अकार्मिक तथा कार्मिक यौगिक बने, जो कि संगठित और संघनित होकर जटिल यौगिक बने। और इस प्रकार से अजीवित और जीवित कार्मिक यौगिकों के परस्पर मिलने से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण उपस्थित थे। ठीक है, तो इस मत के अनुसार पहले पृथ्वी बनी, फिर 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ये चरण जो है लिखे हुए हैं, देख लीजिए। पहला है आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था। दूसरा चरण है अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तीसरा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। चौथा जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। पांचवा न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण। छठा कोलायड कोएसरवेट्स आदि कोशिका का निर्माण। सातवां पूर्व केंद्रकीय कोशिका का निर्माण। पहला चरण देख लेते हैं, आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था। तो इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है या कास्मिक धूल से धीरे धीरे संघनन से हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से, मतलब सूर्य का एक भाग टूट के ही पृथ्वी बनी है, या फिर अनेक कास्मिक धूलों के धीरे धीरे संघनित होने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जिससे कि अनेक रासायनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, गंधक आदि का निर्माण हुआ। मतलब कि इन कास्मिक धूलों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, गंधक आदि पहले से ही उपस्थित थे। ठीक है, तो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसमें 3 प्रकार के स्तर बन गए, 3 स्तर बन गए। ठीक, तो जो सबसे भारी कण थे यानी कि लोहा, निकिल, तांबा, ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी के केंद्र में स्थित हो गए। उसके बाद मध्यम भार वाले जो तत्व थे, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन आदि, ये उस मध्यम भाग के जस्ट ऊपर वाले मतलब मिडिल वाले भाग में मतलब मध्यम वाले भाग में ही उपस्थित हो गए। और जो सबसे हल्के तत्व थे जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, इन सब तत्वों ने पृथ्वी के बाहरी परत का निर्माण किया। इस प्रकार से आदि वायुमंडल का निर्माण हुआ। दूसरा है अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में भी था और सबसे अधिक सक्रिय भी था। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O का निर्माण कर लेता है, फिर अमोनिया का निर्माण करता है और मीथेन आदि का भी निर्माण कर लेता है। तो लगातार ठंडी होने पर गैस जो है तरल रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर तरल रूप से ठोस में, इसी प्रकार से वाष्प ठंडी होकर बादल और कोहरे में परिवर्तित होने लगी। और यह चक्र जो है लाखों वर्षों तक चलता रहा और इन्हीं चक्र के चलने से पृथ्वी पर नदियों, सरिताओं, झरनों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। जब वायुमंडल का ताप लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तब अनेक संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ, जैसे कि एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, एथिलीन तथा अनेक सरल शर्कराएं, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल तथा अमीनो अम्ल। तो इस चरण की जांच के लिए एक अत्यंत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्टेनले मिलर। तो इन्होंने इसकी जांच की थी अपनी प्रयोगशाला में
जिसे स्टैनली मिलर का प्रयोग कहा जाता है। अब देख लीजिए स्टैनली मिलर कौन थे। तो ये शिकागो विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक थे। तो एक अन्य वैज्ञानिक भी थे जिनका नाम था हेरोल्ड यूरे। तो हेरोल्ड यूरे और स्टैनली मिलर ने 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए थे और उन्होंने आदि पृथ्वी पर, मतलब कि प्राचीन पृथ्वी पर, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का जब निर्माण हो रहा था, तब पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थिति को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा जीवन की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में जांच किया। तो मिलर ने एक बड़े से फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1 तथा 2:2 में लिया था। ठीक है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का अनुपात था 2:1:2, 2:1:2। ठीक, तो इस अनुपात में उन्होंने एक बड़े से फ्लास्क में इनको लिया था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को। फिर गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया तथा दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जल वाष्प बनाया गया, जिसे कि एक मुड़ी हुई कांच की नली के द्वारा इस फ्लास्क में क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। और फिर जब ये एक साथ जब मिश्रित हो गए तो इन्हें कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठीक है, और ठंडा मिश्रण जो है एक यू आकार की नली में एकत्रित किया गया और ये जो द्रव था ये बहुत ही गंदा लाल रंग का द्रव था। तो जब इस द्रव का रासायनिक परीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट नामक अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया था। ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टेट, ठीक है, तो इन अमीनो अम्लों का निर्माण इसमें हो गया था। इस फ्लास्क में वही कंडीशन उत्पन्न की गई थी जो आदि वातावरण में थी। पृथ्वी जब शुरुआती चरण में थी, अपने निर्माण की शुरुआती चरण में थी, उस समय जो परिस्थिति थी, जो वातावरण था पृथ्वी पर, वो वातावरण यहाँ पे उत्पन्न कराया गया था। ठीक है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों को इसमें भरा गया था और उनमें इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है इसमें डाला गया था, जिससे इसमें बिजली के कड़कने और बादल गरजने की सारी गतिविधियां जो है इसमें प्रयोगशाला में उत्पन्न कराई गई थी। ठीक, तो इन अम्लों और जटिल कार्बनिक यौगिकों का जब निर्माण हो गया तो इससे उन्होंने कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जो तीसरा चरण था उसकी सत्यता की पुष्टि की। कभी कभी अलग से ही स्टैंडर्ड मिलर का प्रयोग पूछ लिया जाता है और एग्ज़ाम में कभी कभी ओपेरन मॉडल जो है हमने पढ़ा है, हम अभी पढ़ ही रहे हैं ओपेरन सिद्धांत। तो ओपेरन सिद्धांत के बारे में ही कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम 7 चरणों के बारे में बताएंगे, या कभी कभी अलग से मिलर्स एक्सपेरिमेंट ही पूछा जाता है, स्टैनली मिलर का प्रयोग क्या था। तो हम केवल स्टैनली मिलर का प्रयोग जो है इसे ही केवल बताएंगे, और वो भी फिगर के साथ। नेक्स्ट है जो चौथा, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। इसमें क्या हुआ था कि रासायनिक संश्लेषण द्वारा जो कार्बनिक यौगिक तीसरे चरण बने थे, जैसे कि अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा शर्कराएं, ये उस समय के समुद्र यानी आदि समुद्र के गर्म जल में उबलते रहे तथा आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें अनेक प्रकार के मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पॉलीसैकेराइड का निर्माण हुआ। ठीक, वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल के संयोजन से फैट बनी, वसा बनी। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से फास्फोरिक अम्ल से शर्करा तथा नाइट्रोजिनस क्षार का निर्माण हुआ। न्यूक्लियाइड अणुओं के मिलने से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ, जो कि जीवन की उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था।
5वां है न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के मिलने से या परस्पर क्रिया करने से न्यूक्लियोप्रोटीन के बृहद अणुओं का निर्माण हुआ। यानी कि प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों के जो अणु थे वो लघु अणु थे, तो जब ये आपस में परस्पर क्रिया करते रहे तो इससे न्यूक्लियोप्रोटीन के बृहद या बड़े अणुओं का निर्माण हुआ। और ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन में स्वतंत्र जीन के लक्षण रहे होंगे। ठीक है, और इसीलिए इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स की तुलना वायरस से की जाती है, जो कि किसी सजीव कोशिका में जाकर सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोप्रोटीन को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जा सकता है। तो इस चरण में कार्बनिक यौगिकों में पारस्परिक क्रिया द्वारा कोलाइडी कणों का निर्माण हुआ और कोलाइडी कणों के मिलने से एक बड़ी बूंद, जिसे बोला गया कोएसर वेट्स, एक बड़ी बूंद का निर्माण हुआ जिसे बोला गया कोएसर वेट्स। ठीक है, कोएसर वेट्स का निर्माण हुआ और इस कोएसर वेट्स के चारों ओर लिपिड अणुओं के विन्यास से ही आदिम कोशिका कला बनी, यानी प्री सेल्स का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के पारस्परिक क्रिया द्वारा कोलाइडी कण बने। कोलाइडी कणों से कोएसर वेट्स का निर्माण हुआ और इस कोएसर वेट्स के चारों ओर जब लिपिड अणु जो हैं विन्यासित हुए तो एक प्रिमिटिव सेल का निर्माण हुआ, आदिम कोशिका का निर्माण हुआ। 7वां है पूर्व केंद्रकीय कोशिका का निर्माण। तो कोएसर वेट्स कोशिका रूपी जीवों में विकसित है और इनमें जीव उत्परिवर्तन के कारण विशिष्ट अंगक बने, स्पेशल ऑर्गेनेल्स बने। यानी कि 7वें चरण में हम देखते हैं कि यही कोएसर वेट्स जो है यही कोशिका रूपी जीव में विकसित हो गई और इन्हीं कोशिका रूपी जीव में ही जीन उत्परिवर्तन हुआ और इन्हीं जीन उत्परिवर्तन के कारण विशिष्ट अंगक बने, स्पेशल ऑर्गेनेल्स का निर्माण हुआ। तो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है आर्गेल और एक अन्य है, उनका नाम है हेरोविट्ज़। तो इनके अनुसार प्रथम जीव जो है वही प्रथम जीव ही परस्पर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला वाली जो प्रथम जीव बन रही थी, यानी कोएसर वेट्स जो कोएसर वेट्स में जो जीन उत्परिवर्तन हुआ था उससे एक प्रथम जीव बना था और यही प्रथम जीव आपस में मिलकर, मतलब कोई एक ही जीव तो बना नहीं होगा, कई इस तरह के जीव बने होंगे, तो वही जीव जो है आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला वाले डीएनए तथा आरएनए बने। डीएनए तथा आरएनए बने और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो है मिलाकर न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने। डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने और जिनमें स्वयं रेप्लिकेशन होने लगा, स्वयं उत्परिवर्तन की क्षमता हुई। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी कि एक वायरस जैसा कण, वायरस जैसा कण, वायरस नहीं है, ये वायरस जैसा है।
मतलब कि ये ऐसे तो फ्री जब है, स्वतंत्र है, तो ये निर्जीव है, लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका में आ रहा है तो ये एक्टिव हो जा रहा है। सजीव कोशिका में जाते ही एक्टिव हो जाना, ये किसका गुण है? वायरस का है। तो सेम गुण था न्यूक्लियोप्रोटीन का, इसलिए इसे कहा गया वायरस जैसा। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स को आप लोग वायरस नहीं कहेंगे। तो इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स में उत्परिवर्तन की क्षमता विकसित हो गई, जिससे कि ये प्रथम जीव प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और रासायनिक पोषी तथा मृत पोषी जीवों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, उत्परिवर्तन द्वारा प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर तो एक कोश के जीव तथा रसायन पोषी और मृत पोषी जीव जो होते हैं उनमें ये परिवर्तित हो गए। कीमोट्रॉफस रसायन पोषी, मृतपोषी सैप्रोटॉपस, ये है मृतपोषी। ठीक, और जिनमें कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता था, मतलब कि अवायवीय श्वसन होता था। तो आदि सागर में कार्बनिक अणुओं का लगातार रासायनिक पोषी जीवाणुओं द्वारा उपयोग होते रहने से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई थी, और जिससे कि ये जीव जो है अपनी ऊर्जा को सूर्य के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने लगे। और प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होने लगी तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होने लगी, जिससे कि धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने लगी, और इस ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने से ऑक्सी जीवों का विकास हुआ, ऑक्सी श्वसन करने वाले जीवों का विकास हुआ। और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं और नील हरित शैवाल का विकास हुआ। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते थे, तो और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होने लगी, तो इसलिए इस घटना को कहा गया ऑक्सीजन क्रांति, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप वातावरण में एक स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई और ऑक्सी जीवों जैसे कि जंतु या पादपों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये ऑपरेन सिद्धांत का प्रकृतिवाद या ऑपरेन हॉल्डन सिद्धांत का ये 7वां चरण समाप्त होता है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जैव